गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर करनी है आज हमें कुछ बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर का। अब देखिए, अगर टॉपिक्स के अंदर बात करें तो अभी करंट अफेयर में है क्या, अभी न्यूज में क्या है। The first topic that is about Moon's sphere of influence, उसके ऊपर कुछ बात करनी है। चंद्रयान 3 की एक अपडेट है तो वहां पे कुछ बातें करेंगे। देन आफ्टर ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025, पाकिस्तान 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पाकिस्तान के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत एटलीस्ट हमें टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक के ऊपर ये वाला अमेंडमेंट बिल है। हेपेटाइटिस ए के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज अबाउट एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है दृष्टि, जो रेलवेज के अंदर वहां पे अभी शुरुआत हुई है, तो उसके ऊपर करेंगे अपने कुछ बातें। चलिए वन बाय वन शुरुआत करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स। बट देखिए, सारे के सारे टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लेक्चर आपके सामने है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, which is mentioned in the description box. So you can go there, you can join the channel and you can download this PDF. ये जो पीडीएफ है वो आपको दोनों लैंग्वेज मिल जाएगी, दैट इज इंग्लिश एज वेल एज गुजराती। तो जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो गुजराती मीडियम के अंदर वहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो आप भी इसको वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन आज के टॉपिक्स की। एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट मून्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब एग्जैक्टली है क्या यहाँ पे? इसरो ने अभी कुछ यहाँ पे वापस कंफर्म किया है कि चंद्रयान 3 प्रोपल्जन मॉड्यूल जो है उसने मून के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट इज नोन एज MSI, मून स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर वापस वहां पे एंट्री लगाई है ड्यूरिंग इट्स हाई एल्टीट्यूड अर्थ बाउंड ऑर्बिट अंडरगोइंग 2 ल्यूनार फ्लाईबाइस। बट पहले जानते हैं कि ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है क्या। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक ऐसा रीजन है चंद्र के ऊपर, दैट इज मून के ऊपर, चांद के ऊपर, जहां पे चांद का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से ज्यादा वहां पे ओवर पावर कर रहा है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा जोन जहां पे आपको चांद की ग्रेविटी वहां पे फील होती है। सो वेयर इट्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डोमिनेट्स ओवर अर्थ्स ऑर्बिटल कैलकुलेशंस। तो अर्थ की जो ऑर्बिटल कैलकुलेशंस है उसके सामने चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे और इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा एक जोन जिसको बोला जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इनसाइड दिस रीजन it is mathematically more accurate to treat a spacecraft as orbiting the moon while earth acting as a perturbing body। कहां पे एग्जैक्ट ये लोकेटेड है तो ध्यान रखना, ऐसा जो रीजन है जो चांद के अंदर है, मून के अंदर है, ऐसा कोई स्पेसिफिक फिजिकल आउटलाइन नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ इमेजिनरी, एक स्फीयरिकल रीजन है सराउंडिंग द मून। और एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट राउंड है, उसे स्फीयरिकल बोला जाता है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट होता है। सो फॉर द अर्थ मून सिस्टम ये रेडियस जो है इट इज, ये जो MSI है उसकी रेडियस है रफली 66,000 किलोमीटर्स फ्रॉम मून सेंटर। और वो मॉडल्स के हिसाब से वहां पे थोड़ा सा वहां पे वराई होता है। अगर हम उसके फीचर्स की बात करें तो जैसे कि सबसे पहले हमने बात की, एक ऐसा जोन जहां पे मून का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पे डोमिनेट करता है। सो डोमिनेंट ग्रेविटेशनल रीजन, मून्स ग्रेविटी गवर्न्स ट्रेजेक्टरी इंटीग्रेशन मोर स्ट्रांगली देन अर्थ। जहां पे पृथ्वी के ग्रेविटी से ज्यादा मून की ग्रेविटी जो है वो पावरफुल होती है। एंड इट इज नॉट अ फिजिकल बाउंड्री, इट इज अ मैथमेटिकल कन्वीनियंस एंड नॉट अ शार्प ग्रेविटेशनल कट ऑफ। और देखा जाए तो बोथ अर्थ एंड मून स्टिल इन्फ्लुएंस द मोशन, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वहां पे स्थिर नहीं है, सब कुछ वहां पे मोशन में है। सो अर्थ स्टिल परचर्व्स द ऑर्बिट इनसाइड MSI, मून स्टिल परचर्व्स आउटसाइड इट। मतलब पृथ्वी जो है वो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत ऐसा जोन उसे वहां पे इन्फ्लुएंस करती है।
क्योंकि ऐसा कोई परफेक्ट शेप नहीं है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिलता रहता है, राइट। शेप की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, एक परफेक्ट राउंड नहीं है, इट इज क्लोजर टू एन ऑबलेट स्फीयरॉइड, एक स्फीयरॉइड के द्वारा वहां पे उससे थोड़ा सा क्लोज बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंस बाय ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी एंड दी सन। सिग्निफिकेंस क्या है? तो डिटरमाइंस व्हेन स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन शुड शिफ्ट फ्रॉम अर्थ सेंट्रिक टू मून सेंट्रिक कैलकुलेशंस। कोई भी स्पेसक्राफ्ट अगर मून के ऊपर जा रहा है तो अर्थ सेंट्रिक से शिफ्ट करके कब उसे मून सेंट्रिक वहां पे होना है, तो उसके लिए आपको ये वाले जोन का वहां पे एक पता होना चाहिए, तो एक प्लानिंग वहां पे बनती है। इट इज ऑल्सो क्रिटिकल फॉर ल्यूनर फ्लाईबाइज एंड इंसर्शंस। इट एंश्योर्स ऑप्टिमल टाइमिंग फॉर ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन। एग्जैक्ट वहां पे ऑप्टिमल टाइमिंग आपको बताता है। ब्रेकिंग और स्लिंग शॉट मैन्यूवर्स। इट अवॉइड्स ऑर्बिटल अनसर्टेनिटी। आपको पहले से पता होता है, आपको पहले से वहां पे एक प्लानिंग होता है कि कब मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है मून के ऊपर, एंड फॉर दैट दिस जोन इज इंपॉर्टेंट। तो बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो मून का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक तो एग्जैक्टली होता क्या है और ये कौन से वाले रीजन के आसपास है। तो उसका जो सेंटर है उससे लगभग बोल सकते हैं 66,000 किलोमीटर के आसपास की पूरी रेडियस में आपको ये वाला जोन मिलता है। काइंड ऑफ स्फीयरॉइड बट नॉट द परफेक्ट वन, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसके बाद। एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट ड्राफ्ट सीड्स बिल। लेकिन ध्यान रखना ये ड्राफ्ट लिखा हुआ है क्योंकि बेसिकली ये सब एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग बातें हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी एक ड्राफ्ट वहां पे रिलीज किया है, उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड होता है कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। तो ड्राफ्ट बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 फॉर पब्लिक कंसल्टेशन टू ओवरऑल इंडियाज सीड रेगुलेशन फ्रेमवर्क। भारत का जो सीड रेगुलेशन फ्रेमवर्क है उसे थोड़ा सा वहां पे अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है ड्राफ्ट सीड्स बिल, और रिसेंटली उसे वहां पे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए वहां पे ओपन किया गया है ताकि लोगों के ओपिनियंस उसके ऊपर हमें मिल सके। उसका मेन एम क्या है? द एम इज टू रिप्लेस सीड्स एक्ट 1966 एज वेल एज सीड्स कंट्रोल ऑर्डर 1983, जहां पे एक मॉडर्न फार्मर सेंट्रिक और इनोवेशन को बूस्ट करने वाला बिल जो है उसको यहाँ पे रिप्लेस किया गया, मतलब उसको यहाँ पे लाया गया है। उसकी अगर हम एग्जैक्ट फीचर्स वगैरह की बात करें तो एक मॉडर्न लेजिस्लेशन बोल सकते हैं टू रेगुलेट सीड क्वालिटी, जो फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट करेगा, और एक ट्रांसपेरेंट, ट्रेसेबल एंड अकाउंटेबल सीड इकोसिस्टम वहां पे देंगे, जहां पे उनके रजिस्ट्रेशन से लेके सर्टिफिकेशन से लेके क्यूआर बेस्ड डिजिटल ट्रैकिंग उन सबको वहां पे इंक्लूड किया जाएगा। अगर उसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें या फिर ऐसा बोले कि उसकी जरूरत क्या थी, तो देखिए जो एग्जिस्टिंग लॉज जिसके बारे में अभी लास्ट में हमने बात की, थोड़े से बोल सकते हैं कि थोड़े से आउटडेटेड हो चुके हैं। अभी रिसेंटली हाइब्रिड सीड्स आर देयर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रेड्स आर देयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, ग्लोबल ट्रेड हो रहा है। तो उन सबके साथ कॉप अप करने के लिए आपको एक मॉडर्न लॉ की वहां पे जरूरत है, एक मॉडर्न कानून की वहां पे जरूरत है। और आगे के जो वहां पे रिफॉर्म्स हुए थे 2004 वाला, लेकिन वो इतने ज्यादा वहां पे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। द 2025 ड्राफ्ट बिल इंट्रोड्यूसेस डिजिटल ट्रेसेबिलिटी इंक्लूडिंग फार्मर्स राइट्स, ग्रेडेड पेनल्टीज एज वेल एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो एक तो यहां पे इसका मेन एम क्या है? एक क्लियर जर्मिनेशन के साथ, प्योरिटी और हेल्थ स्टैंडर्ड के साथ हाई क्वालिटी सीड्स को वहां पे इंश्योर करना है। साथ साथ मिस ब्रांडेड या फिर सब स्टैंडर्ड सीड से फार्मर्स को प्रोटेक्ट देना है। अगर मान के चलो कोई सीड जमीन में सो करने के बाद अगर वहां से उतनी बढ़िया सी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है तो फार्मर्स को कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग राइट्स भी यहाँ पे इंक्लूड करने की बातें हैं। इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द ट्रांसपेरेंसी थ्रू अ सेंट्रल सीड ट्रेसेबिलिटी पोर्टल। एक पोर्टल बनाया जाएगा, साथ साथ कुछ क्यूआर कोड्स वहां पे बनाए जाएंगे, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स कोड्स, जहां पे उसे और ट्रेस किया जा सके। साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि प्राइवेट वाला होता है, तो वहां पे उसको और प्रमोट करने की कुछ बातें हैं, तो उसको प्रमोट किया जाएगा। एज वेल एज रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन विथ डीक्रिमिनलाइज्ड माइनर ऑफेंसेस।
और उसके मेन अगर फीचर्स की बात करें तो देखिए जो भी सीड की वैरायटीज होगी उन सबका वहां पे होगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, राइट। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूज ट्रायल्स, तब तक उसे कभी भी सो करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता या फिर उसे सेल नहीं किया जा सकता। नो सीड कैन बी सोल्ड फॉर सोइंग unless it is registered based on value for cultivation and use trials। जब तक ट्रायल नहीं हो जाते तब तक आप उसको वहां पे सेल नहीं कर सकते। Varieties which are notified under 1966 Act are deemed registered, वो ऑटोमेटिकली वहां पे रजिस्टर्ड हो ही जाएगी। And existing cultivated varieties get provisional registration for 3 years। रजिस्ट्रेशन जो है वो वहां पे सस्पेंड भी किया जा सकता है या फिर उसे रिवोक भी किया जा सकता है अगर परफॉर्मेंस खराब आ रहा है या फिर कोई सेफ्टी वाला कंसर्न वहां पे राइज हो रहा है। फार्मर्स के राइट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा कैसे? सो फार्मर्स रिटेन द राइट टू सेव, यूज, रीसो, एक्सचेंज एंड सेल palm saved seeds except under a brand name, right? And for that they are exempt from penalties for selling their own farm seeds। अगर वो अपने खुद के फार्म के अंदर कोई सीड्स बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं तो उनके सामने कोई भी पेनल्टी वहां पे नहीं लगेगी। Strong quality regulations as well as standards। Central government will notify minimum standards for germination, purity, traits as well as seed health। वहां पे मैंडेटरी लेबलिंग किया जाएगा, क्यूआर कोड्स वहां पे रहेंगे ताकि ट्रेसेबिलिटी और बेटर हो सके। जितने भी मिस ब्रांडेड या फिर स्पुरियस या फिर सब स्टैंडर्ड सीड्स होंगे उन सबको प्रोहिबिट किया जाएगा। और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द सीड चेन, सीड प्रोड्यूसर्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन सबको वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विद स्टेट गवर्नमेंट्स। सो दैट इज ऑल अबाउट ड्राफ्ट सीड्स बिल। लेकिन फिर भी एक बार आपको वापस बता दूं, अभी तक ये जो बिल है वो पास नहीं हुआ है, वो एक्ट नहीं बना है, इट इज अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट। तो एक ऐसा मॉडल है जो गवर्नमेंट ने अभी पब्लिक ओपिनियन के लिए वहां पे ओपन किया है। तो जैसे जैसे इसके अंदर वहां पे आगे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे हम यहाँ पे इसको अपडेट करते रहेंगे। प्लस पाकिस्तान के अभी रिसेंटली 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वहां पे आया है, तो उसकी थोड़ी सी बात है। नो डाउट पाकिस्तान की चीजें ऐसा नहीं है कि अपनी एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आसपास की कंट्रीज के अंदर अभी रिसेंटली क्या मॉडिफिकेशंस वहां पे आए हैं। तो पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर उसे रीशेप करने के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वहां पे लाया गया है जिसका नाम जो है नंबर वाइज अगर हम बात करें सो इट इज 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। A rapidly passed constitutional amendment that centralizes military authority. It also elevates the role and the immunity of 5-star officers and creates a new federal constitutional court above the existing Supreme Court for constitutional matters। देखिए कौन सी चीजों को लाने की यहाँ पे बात है। तो एक तो सेंट्रलाइज मिलिट्री अथॉरिटी वहां पे लानी है, जितने भी 5 स्टार्स ऑफिसर्स वहां पे है, राइट, उनके रोल को वापस एलिवेट करने की बात है। और तीसरी एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की बात जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर माना जाएगा, जहां पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील की जाएगी। तो इन सबको वहां पे फ्रेम करने के लिए एक नया अमेंडमेंट लाया गया है, 27th अमेंडमेंट। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भैया पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है वहां पे मिलिट्री का जो डोमिनेंट है, तो मिलिट्री का ये जो डोमिनेंस है उसको वहां पे थोड़ा सा फॉर्मलाइज करना है। साथ साथ एक नया जुडिशियल आर्किटेक्चर वहां पे बनाना है जो सुप्रीम कोर्ट का इंफ्लुएंस थोड़ा सा कम करे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के ऊपर, as well as to grant permanent legal immunity and expanded authority to top military leadership। उसके मेन फीचर्स क्या है? तो उनके जो अजीम मुनीर है उनको और ज्यादा वहां पे पावरफुल बनाया गया है। द आर्मी चीफ हैज नाउ बिकेम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जहां पे नेवी और एयरफोर्स को भी उनके अंडर में लाया गया है। ऑल फ्यूचर आर्मी चीफ्स विल आल्सो होल्ड दिस काइंड ऑफ ड्यूअल रोल। जितने भी आर्मी चीफ है वो साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी हो जाएंगे, जो
नेवी और एयरफोर्स दोनों को अपने कंट्रोल में वहां पे रखेंगे. न्यू कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड इज क्रिएटेड. द official appointed on the army chief's recommendations. लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी क्या है 5 स्टार ऑफिसर के लिए? सो द 5 स्टार ऑफिसर्स, जो कि एक रैंक होता है जो अभी सिर्फ अजीम मुनीर के पास है, इनके पहले आयुब खान के पास था, तो उन्हें वहां पे एक तो लाइफ लॉन्ग लीगल इम्यूनिटी मिलेगी फ्रॉम एनी प्रोसिक्यूशन. एक परमानेंट रैंक और प्रिविलेज वहां पे मिलेंगे. रिमेनिंग इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी उनके पास वो यूनिफॉर्म वहां पे रहेगा. रिमूवल ओनली थ्रू अ 2/3 मेजोरिटी इन दी पार्लियामेंट. जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, बस वैसे ही है, 2/3 मेजोरिटी वहां पे चाहिए. एंड दिस इफेक्टिवली प्लेसेस मुनीर अबव एनी लॉ और जुडिशियल स्क्रूटिनी, जो अजीम मुनीर को एक अलग लेवल पे वहां पे पहुंचा देगी. और जुडिशरी के अंदर क्या क्या वहां पे चेंजेस आए हैं, तो एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वहां पे बनने वाली है. एक हाईएस्ट कोर्ट होगी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अपील्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. Its decisions will be binding on all the other courts, including the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के समेत सारी कोर्ट्स के ऊपर उसके डिसीजन वहां पे बाइंडिंग रहेंगे. नाउ बिकम्स मोस्टली अ फाइनल एपेलेट कोर्ट फॉर सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. सो नई कोर्ट की यहां पे बातें है. इरोजन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है उसको यहाँ पे थोड़ा सा साइडलाइन किया गया है. ये जो नई वाली कोर्ट है उसके जो जजेस हैं, दे आर गवर्नमेंट अपॉइंटेड, that can weakens the checks on executive and military. क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के अपॉइंटेड जब जज वहां पे आते हैं, ना कि जुडिशरी वाले, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है. एंड परमानेंट लीगल शील्ड फॉर द मिलिट्री चीफ. अजीम मुनीर जो है उनको एक परमानेंट इम्यूनिटी वहां पे दी जाने वाली बात है, और वो कभी भी प्रोसिक्यूटेड नहीं हो सकते, ना अभी ना फ्यूचर में. सो वहां पे एक थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पे दिख रही है. दैट इज ऑल अबाउट द रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन पाकिस्तान. उसके बाद थोड़ा साइंटिफिक एक टॉपिक है, एंड दैट इज अबाउट हेपेटाइटिस ए की कुछ बातें हैं. अब क्या है हेपेटाइटिस ए की कुछ बातें? तो रिसेंटली पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक वहां पे रिक्वेस्ट की है कि हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन को हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इंडिया का, उसके अंदर वहां पे वापस शामिल किया जाए, क्योंकि रिसेंटली वहां पे उसके आउटब्रेक्स बढ़ते जा रहे हैं और डिक्लाइनिंग नेचुरल इम्यूनिटी वहां पे मिल रही है. मतलब नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो डे बाय डे वहां पे कम होती जा रही है अमोंग एडोलेसेंट्स एज वेल एज यंग एडल्ट्स. इन शॉर्ट, बहुत से पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का अभी ये कहना है कि जो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन है उसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ऐड करना चाहिए. अब क्या होता है हेपेटाइटिस ए? एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा वहां पे होता है, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर. जो लिवर के ऊपर वहां पे थोड़ा सा खतरा है. इट डज नॉट कॉज क्रोनिक लिवर डिसीज. ऐसे कोई क्रोनिक डिसीज वहां पे नहीं बनाता है, बट कैन रिजल्ट इन सिवियर हेपेटाइटिस और एक्यूट लिवर फेलियर, स्पेशल इन द एडल्ट्स. शुरुआत में वो लिवर के ऊपर ऐसे कोई नया कोई रोग नहीं है, वो ऐसी डिसीज नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट लिवर के फेल होने के चांसेस वहां पे बन जाते हैं. देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको ये हेपेटाइटिस का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे मिलता है. हाईली प्रिवेलेंट इन लो एंड मिडिल इनकम रीजन्स विथ पुअर सैनिटेशन. जहां पे सैनिटेशन बहुत ही खराब होता है तो उनके चाइल्ड के अंदर इसका चेप लगने के चांस वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं. लो प्रिविलेंस इन हाई इनकम कंट्रीज. जो बहुत ही ज्यादा इनकम वाली कंट्री है वहां पे इतना ज्यादा प्रिविलेंट नहीं है. जो बहुत ही लोअर इनकम है वहां पे इसका बार बार वहां पे आउटब्रेक मिल रहा है. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वहां पे क्या होता है? वेक्टर या फिर रूट जिसको अपने बोलते हैं. तो कोई वेक्टर वहां पे है नहीं. ट्रांसमिशन जो है वो फीको ओरल ही वहां पे चलता है. कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू वहां पे बॉडी में वो आ सकता है. प्लस अगर आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इंक्लूडिंग पुअर हाइजीन, डर्टी हैंड्स एंड और कोई वहां पे अलग अलग सेक्सुअल कांटेक्ट, तो उसकी वजह से भी ये जो है उसका स्प्रेड होने के चांस वहां बन जाता है.
हाउस होल्ड ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा वहां पे वो स्प्रेड होता है। वाटर बोर्न आउटब्रेक्स भी बहुत जगह पे मिलते हैं अगर सीवेज कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है तो। सिम्टम्स क्या है, तो फीवर आते हैं, मलाइज होता मलाइज मेलाइज वहां पे रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा वहां पे हो जाता है, डार्क यूरिन, जॉन्डिस, इन शॉर्ट लीवर के रिगार्डिंग जितने भी वहां पे प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी तक मिली नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन ओनली फॉर सिवियर डिसीज और एक्यूट लीवर फेलियर। मेजोरिटी जितने भी लोग हैं वो वहां पे फुल्ली वापस रिकवर हो ही जाते हैं, और एक बार वो रिकवर हो जाते हैं उसके बाद उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी वहां पे हासिल हो जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे कहां पे शामिल करने की बात है, तो बोले इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। तो क्या है ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? इंडिया का एक लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है सारे चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमन को अगेंस्ट मेजर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। और एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोग्राम जिसका लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1978, तब उसका नाम था एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। 1985 में उसको वहां पे रीनेम किया, वापस एक्सपांड किया और बनाया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेशन वाइड कवरेज की अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर 1989-90 के अंदर इसको कवर अप किया गया। उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, तो इट इज गाइडेड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वैक्सीन पॉलिसी एज वेल एज NTAGI रिकमेंडेशंस। कोल्ड चेन वैक्सीन और लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो 30,000 से भी ज्यादा वहां पे कोल्ड चेन पॉइंट्स है। डीप फ्रीजर्स आर देयर, वैक्सीन वैन्स आर देयर। इट यूजेस EVIN फॉर रियल टाइम स्टॉक एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग। इंजेक्शन सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखा जाता है, वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर ध्यान रखा जाता है। सर्वेलेंस सिस्टम वहां पे है जो कंटिन्यूअसली वहां पे रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं। वहां पे एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसका नाम है सेफ वैक पोर्टल फॉर रियल टाइम AEFI रिपोर्टिंग। So that is all about this program. That is all about universal immunization program of government of India. और उसके बाद आज का एक लास्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट AI बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है दृष्टि। अब देखिए क्या है एग्जैक्टली। इंडियन रेलवेज इज सेट टू इंस्टॉल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है दृष्टि, जो हमारी फ्रेट ट्रेन की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाएगा बाय डिटेक्टिंग टेम्पर्ड और अनलॉक्ड वैगन डोर्स इन रियल टाइम। अगर कोई टेम्पर्ड मतलब खराब हो चुके या फिर अनलॉक्ड वैगन डोर्स है तो उसको पहले से डिटेक्ट किया जाएगा ताकि हमारी जो फ्रेट ट्रेन है उसकी सिक्योरिटी को वहां पे ज्यादातर बूस्ट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रियल टाइम सर्वेलेंस एंड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जो किसके लिए वहां पे बनाई गई है, टू ट्रैक द डोर लॉकिंग कंडीशन ऑफ फ्रेट वैगन्स। किसने इसको डेवलप किया है? जॉइंट इनोवेशन इनिशिएटिव बिटवीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज एज वेल एज IIT गुवाहाटी, उनका टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। उसका मेन एम क्या है? द एम इज टू ऑटोमेट द डिटेक्शन ऑफ अनलॉक्ड, ओपन और टेम्पर्ड वैगन डोर्स, जिससे इंस्पेक्शंस जो है मैन्युअल इंस्पेक्शन उसको वहां पे कम कर सके हम, और जो कि बहुत ज्यादा स्लो होता है, प्लस जो लेबर इंटेंसिव इंस्पेक्शन चलते आ रहे हैं तो उसको भी वहां पे हटा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर हम बात करें तो इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल मेजर, ताकि हम फ्रेट की जो मूवमेंट है उसकी सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और वहां पे बढ़ा सके, लीकेज वगैरह वहां पे कम हो सके। तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कैमरास एंड सेंसर्स जो उसको मॉनिटर करेंगे, प्लस कंप्यूटर विजन एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू एनालाइज द डोर पोजीशंस एज वेल एज लॉकिंग कंडीशंस, और रियल टाइम अलर्ट्स वहां पे दिए जाएंगे। साथ साथ ऑटोमेटेड एनोमली डिटेक्शन बोल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल ट्रेन ऑपरेटर्स। एडवांस एनालिटिक्स की बातें हैं, इमेजिंग की बातें हैं, एक्यूरेसी वहां पे और ज्यादा बढ़ाने की बातें हैं। ड्यूरिंग द 10-month ट्रायल फेज ऑन द सिलेक्टेड वैगन्स, तो वहां से हमको इतना तो पता चल रहा है कि एक्यूरेसी यहाँ पे और बेटर हो रही है।
right? And it is a scalable design for future deployment across the NFR as well as wider Indian Railways networks. So हमारी कार्गो सिक्योरिटी को और बढ़ाएगा और जो मैनुअल चेक्स वगैरह जो वहां पे होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करके एक ओवरऑल बोल सकते हैं कि फ्रेट कार्गो ऑपरेशंस के अंदर वहां पे रिलायबिलिटी को और बेटर करेगा. एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस दृष्टि प्रोग्राम. तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको यहाँ पे करते हैं. और जाते जाते एक चीज मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल which is the best institute in Gujarat for civil service preparation की तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांच के ऊपर नेक्स्ट मंथ नई बैचेस की शुरुआत होने के लिए जा रही है फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन, जो कि आपको इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम के अंदर वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी. तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा. यू जस्ट हैव टू एनरोल दैट, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म. You will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship. You can also contact on this number to get the further information. And you can start the preparation now because exam जो है वो नजदीक है. और अगर आपका सपना है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है तो सपने में बहुत ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए. बट वी ऑल नो कि ये जो एग्जामिनेशन है वहां पे एक लेंथी प्रिपरेशन चलती है. इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म रेस. तो इस लॉन्ग टर्म रेस के अंदर वहां पे कुछ गाइडेंस मिलना जरूरी है, कुछ मेंटरशिप मिलनी जरूरी है. एटलीस्ट 1-to-1 मेंटरशिप शुड बी देयर. सो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स. आपको एक तो मटेरियल यहाँ से सारा मिल जाएगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एक्सेस विल बी देयर. 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम जो यहाँ पे चल रहा है वो भी आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कोर्स के अंदर ही वहां पे शामिल होकर मिल जाएगा. सो देयर विल बी अ मेंटर कि जो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर वहां पे कंप्लीटली फोकस करेंगे. उन्हें पता है कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है. You can solve your doubts there, right? So to get all the information you just have to fill up the form which is given in the description box, or else you can also contact on this number to get more information. तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच.